सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में बेस्ट होंगे। स्वागत है उसी जर्नी में आपका एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। और आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में, जिसके अंतर्गत एक्सप्लोर करेंगे हम लोग रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स के बारे में। ठीक है, रिलायबिलिटी के टाइप्स क्या होते हैं उन सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, वैलिडिटी के भी क्या टाइप्स होते हैं इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, और नॉर्म्स के क्या टाइप्स होते हैं इन सभी को एक्सप्लोर करेंगे। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम लोग ऑल अबाउट नेट साइकोलॉजी के को डिस्कस करते हैं, जो कि आपकी काफी सहायता करते हैं नेट एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं कि टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। देखिए क्या होगा कि लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि टॉपिक को हम लोग डीपली कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो आप फ्री होके बैठिएगा इस लेक्चर को देखने के लिए, फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिए। और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक से तो हम लोग एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर लेंगे। बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए कि इसके अंतर्गत जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं जो वो क्लियर होने चाहिए, तब आप जाकर के क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो पहले नंबर पे हम लोग समझते हैं कि टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो पहले आप समझिए कि टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन एक प्रक्रिया है जिससे किसी साइकोलॉजिकल टेस्ट को इस तरह तैयार किया जाता है कि वह सभी के लिए समान रूप से लागू हो और उसके स्कोर्स को मीनिंगफुल तरीके से इंटरप्रेट किया जा सके। सो टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन को हमेशा एक प्रोसीजर के रूप में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, जिससे किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वह सभी के लिए, जैसे मान के चलिए जितने भी पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए या एनी काइंड ऑफ टेस्ट के लिए, तो वो उसके जो नियम्स हैं वो सभी के लिए लागू होने चाहिए, समान रूप से लागू होने चाहिए, और उनके जो स्कोर्स आते हैं उनका जो मीनिंगफुल तरीके से उसको इंटरप्रेट भी किया जा सके। ठीक है, अब इस टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर कुछ चीजें होती हैं कि इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, सेम कंडीशन होता है सभी के लिए। सेम कंडीशन में सभी को टेस्ट देना रहता है, सभी टेस्ट टेकर्स होते हैं सेम कंडीशन में ही टेस्ट देते हैं, और स्कोरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरप्रिटेशन सब कुछ फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का कोई बायस नहीं होना चाहिए इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये होता है टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन। अब इसके अंतर्गत मुख्य 3 कंपोनेंट आते हैं जिसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी फर्स्ट, सेकेंड है वैलिडिटी एंड थर्ड है नॉर्म्स। अब रिलायबिलिटी क्या करता है कि रिलायबिलिटी को जनरल टर्म्स में अगर हम समझे तो कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट। ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट, यानी कि टेस्ट हर बार कांस्टेंट रिजल्ट देता है। ठीक है, वह विश्वसनीय तब कहलाता है जब वो बार बार अगर टेस्ट भी किया जाए तो वो एक ही प्रकार का मतलब रिजल्ट दे, जो पहले बार में आया है वही दूसरे बार में भी आएगा, वही तीसरे बार में भी आएगा। अगर इस प्रकार के टेस्ट कंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि वो टेस्ट जो होता है वो रिलायबल है, यानी कि उसकी रिलायबिलिटी बहुत हाई है। ठीक है, अब दूसरा इसके अंतर्गत है वैलिडिटी, यानी जिसे हम वैधता कह देते हैं। अब वैलिडिटी रिप्रेजेंट करता है टेस्ट वही चीज मापे जो वो क्लेम करता है। जैसे मान के चलिए कोई टेस्ट है जो क्लेम करता है कि हम एंजाइटी को मेजर करते हैं, तो वो एंजाइटी को एक्चुअली मेजर करे। ठीक है, सो ये क्या कहते हैं, इसे हम वैलिडिटी कहते हैं। अगर वो एंजाइटी को मेजर कर रहा है, ऐसा ना हो कि वो एंजाइटी की जगह पे पर्सनालिटी को लगा मेजर करने, मोटिवेशंस कॉन्सेप्ट्स को लगा मेजर करने, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई मतलब दावा कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि नहीं मैं एंजाइटी को मापता हूं, तो वो एंजाइटी को ही मापना चाहिए। अगर ऐसा कोई टेस्ट कर रहा है तो ये क्या है, वो वैलिडिटी को प्रेजेंट कर रहा है, उस टेस्ट की वैलिडिटी को प्रेजेंट कर रहा है। और ये नॉर्म्स क्या होता है, यानी कि मानदंड होता है, क्राइटेरिया होती है, जिस एवरेज क्राइटेरिया के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे स्कोर को इंटरप्रेट करने के लिए कंपैरिजन ग्रुप होता है। ठीक, जैसे मान के चलिए हम टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, जैसे 100 मार्क्स का अगर कोई टेस्ट होता है तो 30 मार्क्स क्या है, वो एक तरीके से पासिंग मार्क्स है। ठीक है, तो ये क्या है, एक पासिंग नॉर्म्स है 33 नंबर्स। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब नॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान के चलिए एक जेंडर है, जेंडर नॉर्म्स के रूप में, जैसे फीमेल है, मेल है,
ट्रांस है, गे है, तो ये क्या है कि उनकी जेंडरिटी को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एज, अगर कोई टेस्ट मान के चलिए ये कहता है कि हम 25 या 25 से 50 तक ईयर तक के मतलब पर्सन जो है उन्हीं को मेजर करेंगे, तो क्या पे यहाँ पे एक बेसिक नॉर्म्स आ गया, ठीक है, कि 25 से 50 साल तक के लोग ही उसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली बेसिक कंसेप्ट है ये रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स का। तो इस चीज को आप समझिए कि रिलायबिलिटी प्रेजेंट क्या करता है, कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। वैलिडिटी क्या कहता है कि वैलिडिटी ये कहता है कि अगर हम ये दावा करते हैं ये मेजर करने का, तो हम वही मेजर करते हैं, ठीक है, तो ये वैलिडिटी है। और अगर वही नॉर्म्स की बात करते हैं तो एक एवरेज स्कोर होता है, कंपैरिजन ग्रुप होता है, जिसके अंतर्गत उस चीज को, टेस्ट को कंपेयर करके यह कहा जाता है कि नहीं चलिए ठीक है, एवरेज है, ठीक है, वो नॉर्म्स के अंतर्गत आ जाते हैं। ओके, तो इन तीनों में तो कोई डाउट नहीं रह गया होगा, आई थिंक एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग है ये, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि रिलायबिलिटी को डिस्कस करेंगे, और रिलायबिलिटी में कितने टाइप्स के क्या होते हैं इन सभी को डिस्कस करेंगे। सो रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी मींस कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर्स, यानी कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट, यानी कि उसकी निरंतरता को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मान के चलिए बार बार मेजर करने पे सेम रिजल्ट आ रहा है, तो कह सकते हैं कि हम लोग क्या है, रिलायबिलिटी है। अगर कोई व्यक्ति एक ही टेस्ट को 2 बार देता है, ठीक है, तो क्या दोनों बार उसका स्कोर लगभग सेम आता है। फर्स्ट टाइम पे हम जैसे मान के चलिए आईक्यू का पर्सन है कोई, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आईक्यू टेस्ट दिया है, आईक्यू टेस्ट, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम पे उसको मेजर किया तो कितना आ रहा है, मान के चलिए एवरेज लेकर के चलते हैं 115, ठीक है। दूसरी बार मेजर किया गया तो उसका आ गया 117, ठीक है, या 114। तो ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, मतलब ऑलरेडी सिमिलैरिटी को प्रेजेंट कर रहा है, कंसिस्टेंसी को प्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट टाइम में हो गया, सेकंड टाइम में हो गया, और थर्ड टाइम में हो गया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कंसिस्टेंसी को प्रेजेंट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, टेस्ट रिलायबल होता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी होता है पहला, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस, कई बार यहाँ से नेट में पूछा गया क्वेश्चन, चाहे वो एग्जाम नेट का हो चाहे वो गेट का हो, यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाते हैं, ठीक है। तो पहला आता है टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी, ठीक। दूसरा होता है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, तीसरा होता है इंटररेटर रिलायबिलिटी, एंड चौथा होता है पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी, ठीक, ये होता है। तो इस चीज को चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक, क्या क्या होते हैं, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी क्या होता है, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी क्या होता है, इंटररेटर रिलायबिलिटी क्या होता है, पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी क्या होता है। एकदम एग्जांपल के साथ समझेंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पहले नंबर पे डिस्कस करते हैं टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी को। अब इसको समझिए कि जब एक ही व्यक्ति को एक ही टेस्ट 2 बार देने पर स्कोर लगभग समान आते हैं, तो इससे हम क्या कहते हैं, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, कोई पर्सन है वो आईक्यू टेस्ट दे रहा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम पे उसका स्कोर कितना गया था, 115 नंबर, सेकेंड टाइम पे उसका स्कोर कितना गया, 117 नंबर, और थर्ड टाइम पे उसका स्कोर कितना गया, मान के चलते हैं 114 नंबर आ गया, ठीक है, या 120 भी लगभग चला जाएगा। तो ये क्या है, ये कंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कि बार बार अगर हम टेस्ट कर रहे हैं, बार बार टेस्ट कर रहे हैं, तो स्कोर क्या है, वो लगभग सिमिलर है, क्या है, लगभग ये समानता को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही टेस्ट रीटेस्ट होता है, यानी कि जब हम इस पर्सन को एक बार नहीं कई बार, ठीक है, अगर कई बार टेस्ट करते हैं तो सिमिलर रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या होता है, उसकी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या जाता है, अब एक अदर एग्जांपल के साथ इसको समझिए कि जैसे मान के चलिए एक साइकोलॉजिस्ट है, वो क्या करना चाहता है, सेल्फ स्टीम को मेजर करना चाहता है, ठीक है। अब सेल्फ स्टीम को मेजर करने के लिए एक स्केल उसने तैयार किया, और उसमें जो टोटल स्कोर है वो 50 है, यानी कि यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया गया है, 50 मार्क्स को रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। अब पहली बार जब वो टेस्ट आएगा, एडमिनिस्ट्रेटर द फर्स्ट टेस्ट, डे फर्स्ट में अगर आता है तो उसका स्कोर आउट ऑफ 50 कितना जाता है, 42, ठीक, 42 जाता है। अब वो क्या करता है कि 2 वीक के लिए वो इंतजार करता है, यानी कि 14 दिनों का इंतजार करता है, 14 दिन बाद फिर से एडमिनिस्ट्रेट करता है उस टेस्ट को, फिर से टेस्ट लेता है उसी पर्सन का, और फिर उसने स्कोर करता है 40 आउट ऑफ 50, यानी कि 44 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है 42 एंड यहाँ पे क्या है 44,
ये क्या है, ये सिमिलैरिटी को प्रेजेंट कर रहा है, लगभग सिमिलैरिटी को प्रेजेंट कर रहा है, वेरी सिमिलैरिटी को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी को प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक ही व्यक्ति का टेस्ट अगर हम बार बार करते हैं, कुछ टाइम पीरियड बाद करते हैं, तो लगभग सिमिलर रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो कहते हैं कि वो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी उसकी हाई है, यानी कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलिए, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, जिसे हम कहते हैं टेस्ट रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, ठीक है। अब स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी के अंतर्गत क्या होता है कि जब एक ही टेस्ट को दो हिस्सों जैसे ऑड इवन आइटम के बीच स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन हो, तो हम कहते हैं कि वो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है एक साइकोलॉजिकल टेस्ट को, डिप्रेशन इन्वेंटरी विथ 20 आइटम्स। इसके अंतर्गत क्या है, 20 आइटम्स है डिप्रेशन इन्वेंटरी में, यानी कि 20 क्वेश्चंस को तैयार किए गए हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। अब इसको क्या किया जाएगा, ऑड आइटम्स में डिवाइड किया जाएगा और इवन आइटम्स में डिवाइड किया जाएगा। ऑड आइटम्स मींस हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 एंड देन सो, ठीक है, वो जाएगा 19 तक, क्योंकि हमारे पास केवल 20 ही आइटम है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे इवन आइटम लाइक 2 4 6 8, ठीक है, 10, ये 20 तक जाएगा। तो हम मान के चलते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में इसके अंतर्गत क्या किया गया, दो हिस्सों में तैयार कर दिया गया टेस्ट को, ठीक, जैसे हम टू हावर्स भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑड आइटम है, सेकंड क्या है, इवन आइटम है। अब टेस्ट को क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि पर्सन कंप्लीट ऑल 20 आइटम्स होते हैं। अब इंडिविजुअल को टेस्ट क्या करेगा, देगा। तो स्कोर जो होता है 2 हावर्स में है, सेपरेटली है, तो ऑड आइटम का स्कोर कितना आता है, 21 आउट ऑफ 25, ठीक है। इसमें जो नॉर्म से वो कितना है, 25 को डिसाइड किया गया। तो 25 में कितना स्कोर करता है, ऑड आइटम्स कितना स्कोर करता है, 21 इन इवन आइटम कितना स्कोर करता है, 23 आउट ऑफ 25। तो यहाँ पे क्या है 21 या वो क्या है 23, ये क्या कर रहे हैं, लगभग सिमिलैरिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके अंतर्गत कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन 2 हावर्स, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या किया जाएगा, कोरिलेशन को कैलकुलेट किया जाएगा। अब इनके बीच का जो कोरिलेशन यानी आर की वैल्यू है, अगर 0.85 आ रहा है, तो हम कहते हैं कि हाई कोरिलेशन का मतलब यहाँ पे स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी जो है वो ज्यादा है, ठीक है। अगर यहीं पे आर की वैल्यू मान के चलिए कम आ रही है, आर की वैल्यू कम आ रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लो रिलायबिलिटी को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, वो है इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। जिस तरीके से रीटेस्ट रिलायबिलिटी था, उसी तरीके से इंटर-रेटर रिलायबिलिटी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जब दो अलग अलग ऑब्जर्वर या स्कोरर किसी व्यक्ति को एक चीज पर स्कोर करें और उनका जजमेंट लगभग समान होता है, तो उसे हम कहते हैं इंटर-रेटेड रिलायबिलिटी। ओके, अब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान के चलिए एक साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, और वहां पे टेस्ट, जिसे हम कहते हैं थीमेटिक और परसेप्शन टेस्ट तैयार किया गया, ठीक। 1 पर्सन टेक द टेस्ट, जिसे हम कहते हैं स्टोरीज बेस्ड ऑन टैग पिक्चर्स। एक पिक्चर्स दिया जाएगा, उसके बीच में आपके ओपिनियंस को लिया जाएगा, ठीक है, आपकी राय को लिया जाएगा वहां पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक साइकोलॉजिस्ट के बजाय 2 इंडिपेंडेंट साइकोलॉजिस्ट रहेंगे, ठीक है। अब 2 इंडिपेंडेंट साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे आएंगे और एनालाइज करेंगे आपके रिस्पॉन्स को, आपने जो रिस्पॉन्स दिया है। अगर साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट इंटरप्रेट और वो कहता है कि आपका जो रिस्पॉन्स है इंट्रोवर्ट एंड इनसिक्योर है, ओके, एंड दूसरा है साइकोलॉजिस्ट भी यही कहता है कि इंट्रोवर्ट एंड इनसिक्योर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपकी टेस्ट जो होता है, टेस्ट रेटिंग को इंटरप्रेट किया जाएगा। और अगर हाई एग्रीमेंट बिटवीन बोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि दोनों साइकोलॉजिस्ट हाई एग्रीमेंट दोनों में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि आपका जो टेस्ट है वो हाई इंटर-रेटेड रिलायबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इसको ऐसे समझिए कि आपकी कोई टेस्ट दे रहे हैं, आपको कोई पिक्चर दिया जाता है, आप उसको देखते हैं, ठीक है। अब आप अपने उसमें ओपिनियन देते हैं, अपना थॉट्स होते हैं, जो भी देते हैं। अब क्या होता है कि 2 अलग अलग साइकोलॉजिस्ट उसको मतलब लाते हैं, उसको अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंटली इंटरप्रेट करते हैं। अगर दोनों का जजमेंट आपके लिए लगभग समान आते हैं,
ठीक है, तो हम कह देते हैं कि ये क्या है, इंटररेटर रिलायबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस लगभग आ जाते हैं, तो आप इसको समझिएगा कि जब दो अलग अलग वर्जन ऑफ टेस्ट होते हैं सेम डिफिकल्टी लेवल के साथ सिमिलर रिजल्ट देते हैं, तो हम इसे क्या कह देते हैं, इसे कहते हैं पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, सो कंस्ट्रक्ट टू इक्विवेलेंट टेस्ट फ्रॉम IQ टेस्ट। ठीक है, इसके अंतर्गत A IQ टेस्ट है और सेट B IQ टेस्ट है। अब इसके अंतर्गत किया जाएगा कि बोथ हैव 30 आइटम्स ऑफ सेम डिफिकल्टी लेवल, और इन दोनों में क्या है कि 30 आइटम्स को क्या है डिजाइन किया गया है, और इन दोनों का जो डिफिकल्टी लेवल क्या है वो सेम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दिया गया है सेट A है और सेट B है। ठीक है, इन दोनों का डिफिकल्टी लेवल क्या है, सेम है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों टेस्ट को क्या किया जाएगा, इंडिविजुअली एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा और अलग अलग मतलब समय के साथ में किया जाएगा। ठीक, अब सेट ए का स्कोर कितना आ रहा है, सेट ए का स्कोर जो है 115 है। ठीक है, और सेट बी का स्कोर कितना जा रहा है, 170 चला जा रहा है। ठीक है, ये डिफरेंट मतलब कि टाइम पे भी हो सकता है, अलग अलग समय पे भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिमिलर रिजल्ट को प्रेजेंट किया गया है, प्रेजेंट आया है यहाँ पे। ठीक, सेम डिफिकल्टी लेवल के साथ, तो यहाँ पे यह कहा जाएगा स्कोरर आर हाईली सिमिलर क्लोज कंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह कहा जाएगा कि हाई पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंट है। ठीक है, तो आप समझिए कि दो सेट ऑफ टेस्ट हैं और दोनों सेट ऑफ टेस्ट के लिए सेम डिफिकल्टी लेवल है, और उन दोनों सेम ऑफ डिफिकल्टी लेवल में क्या कर रहे हैं, पैरेलल फॉर्म या एक समान रूप से क्या कर रहे हैं, रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिजल्ट को दे रहे हैं, तो इसे हम कह देते हैं पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं दोस्तों वैलिडिटी की। रिलायबिलिटी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब बात करेंगे हम लोग वैलिडिटी की। अब वैलिडिटी क्या होता है, वैलिडिटी मींस कि टेस्ट वास्तव में वही चीज माप रहा है जो कह रहा है मापने के लिए। ठीक है, अगर वो टेस्ट नहीं माप रहा है जो वो दावा कर रहा है, तो यहाँ पे हम कह देते हैं उसकी वैलिडिटी क्या है, बहुत ही लो है। ठीक, आइए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एग्जांपल के साथ। ठीक है, जैसे मान के चलिए अगर टेस्ट कहता है कि वो एंजाइटी मेजर कर रहा है, एक टेस्ट है जो क्लेम कर रहा है या दावा कर रहा है कि वो क्या मेजर कर रहा है, वो एंजाइटी को मेजर कर रहा है, सिंपल। तो क्या वो सच में एंजाइटी को ही माप रहा है? ठीक है, अगर वो एंजाइटी को मेजर कर रहा है तो हम कह देंगे कि उसकी वैलिडिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छे तरीके से मेजर कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर नहीं आ रहा है, एंजाइटी के अलावा दूसरी चीजों को लग रहा है मेजर करने, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसकी वैलिडिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी की। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी में पहली टाइप जो आपके सामने है वो है कंटेंट वैलिडिटी। अब एक कंटेंट वैलिडिटी क्या होता है, आइए एक्सप्लोर करते हैं इस चीज को। टेस्ट के आइटम्स उस पूरे डोमेन को रिप्रेजेंट करें जो मेजर किया जा रहा है, तो हम कहते हैं कि कंटेंट वैलिडिटी है। पूरे डोमेन को, एक भी चीज इसमें छूटना नहीं चाहिए। जैसे मान के चलिए, आइए एग्जांपल ले लेते हैं। अब क्या है कि एक मैथ टेस्ट को डिजाइन किया जा रहा है, 10th क्लास का मैथ टेस्ट को क्या किया जा रहा है, डिजाइन कर लिया जा रहा है। उसके अंदर टोटल सिलेबस इंक्लूड होने चाहिए, लाइक अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ईटीसी। ओके, अगर वो टेस्ट कह रहा है कि नहीं हम मतलब कि मैथ के टेस्ट को ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो सिलेक्ट होंगे क्वेश्चंस होंगे फॉर द टेस्ट, वो होगा क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम अलजेब्रा। यानी कि कह सकते हैं कि लाइक जो और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको क्या किया गया, स्प्लिट कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। ठीक है, तो वहां उस कंडीशन में अगर आप सभी टॉपिक से, सभी चैप्टर से क्वेश्चंस को नहीं उठाते हैं, ठीक है, किसी एक टॉपिक से उठाते हैं और कहते हैं कि ये 10th लेवल का मैथ का टेस्ट है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसकी कंटेंट वैलिडिटी थोड़ी डाउन हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, आपने चूज किया उस क्वेश्चन में केवल अलजेब्रा के टॉपिक को, अलजेब्रा के क्वेश्चन को क्या किया, मतलब सिलेक्ट किया वहां पे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री को मिस कर दिया, आपने लिया ही नहीं वहां पे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि द टेस्ट हैज लो कंटेंट वैलिडिटी, क्योंकि यह पूरे सिलेबस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, केवल अलजेब्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी जो और भी चैप्टर्स हैं, बाकी जो और भी टॉपिक्स हैं, उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम कह देते हैं कि यहाँ पे क्या है कि कंटेंट वैलिडिटी उसकी कम है।
अब नेक्स्ट है आपके सामने, वो है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी यह कहता है कि टेस्ट उस थियोरेटिकल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को सही से माप रहा है या नहीं। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान के चलिए आपने सेल्फ स्टीम स्केल तैयार किया। क्या तैयार किया? सेल्फ स्टीम स्केल तैयार किया। अब अगर वो स्केल के स्कोर दूसरे सेल्फ स्टीम इंडिकेटर्स जैसे असर्टिवनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस से कोरिलेट करते हैं तो कहा जाएगा कि उस टेस्ट की कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है? अच्छी है। अगर नहीं मैच करते हैं तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है? डाउन है, लो है, अच्छी नहीं है। और ये वैलिडिटी आमतौर पर फैक्टर एनालिसिस, थ्योरेटिकल लिंकिंग आदि में पता लगाई जाती है कि ठीक है। तो ये होता है। अब हम बात करते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी की। क्राइटेरियन वैलिडिटी टेस्ट के स्कोर्स जो होते हैं किसी एक्सटर्नल या रियल वर्ल्ड क्राइटेरियन से कोरिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब क्राइटेरियन वैलिडिटी को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है कंकरेंट वैलिडिटी, जिसमें करंट क्राइटेरियन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और दूसरा है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, फ्यूचर की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आइए इन दोनों को समझते हैं। तो पहले नंबर पे आपके सामने है जो है कंकरेंट वैलिडिटी। ठीक है। इसके अंतर्गत ये होता है कि जब टेस्ट का स्कोर किसी एग्जिस्टिंग जैसे करेंटली अवेलेबल रियल वर्ल्ड क्राइटेरियन से मैच कर रहा है तो हम कह देते हैं कि उसकी कंकरेंट वैलिडिटी क्या है, अच्छी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपका न्यू डिप्रेशन स्केल उन्हीं लोगों को हाई स्कोर दे रहा है जिन्हें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पहले से डिप्रेशन डायग्नोस्ट कर चुके हैं, तो कहा जाएगा कि यहाँ पे इस टेस्ट की कंकरेंट वैलिडिटी क्या है, वो हाई है। ठीक है। तो ये होता है आपका कंकरेंट वैलिडिटी। यानी कि इस केस में क्या होता है कि जो टेस्ट का स्कोर होता है एग्जिस्टिंग या करेंटली अवेलेबल रियल वर्ल्ड क्राइटेरियन से मैच करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी यह कहता है कि जब टेस्ट के स्कोर भविष्य के परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है। यानी कि फ्यूचर में होने वाले क्या होता मतलब कि एक जो स्कोर है उनको प्रेडिक्ट कर दे रहा है, तो उसे हम कह देते हैं कि प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है। जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट जो 12th के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था। ठीक है। एक एप्टीट्यूड टेस्ट का निर्माण किया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया। ठीक है। जो कि 12th के स्टूडेंट को एप्टीट्यूड को मेजर कर रहा है। ठीक। अगर उस टेस्ट के हाई स्कोरर आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इसे टेस्ट की प्रेडिक्टिव वैलिडिटी स्ट्रांग मानी जाएगी। ठीक है। तो उसमें उस कंडीशन में क्योंकि उनकी जो टोटल ऑल ओवर एप्टीट्यूड है वहां पे भी अच्छे रिप्रेजेंट की जा रही है, तो इस कंडीशन में उसकी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी क्या हो जाएगी, वो स्ट्रांग मानी जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं फेस वैलिडिटी की, सतही वैधता जिसे हम कहते हैं। फेस वैलिडिटी के अंतर्गत यह होता है कि टेस्ट देखने में ही रिलेवेंट और अप्रोप्रिएट लगता है या नहीं। जैसे मान के चलिए आप कोई चीज देखते हैं तो आपको उसकी सरफेस लेवल पे इन चीजों को देख करके पता लग जाता है कि नहीं वो क्या है, वो किस चीज के बारे में वर्क किया जा रहा है। ठीक है। तो उसे हम कह देते हैं फेस वैलिडिटी। आइए एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने एंजाइटी टेस्ट नाम का स्केल दिया है, यानी कि एक ऐसा स्केल है जो एंजाइटी को मेजर कर रहा है, और उसमें क्वेश्चंस है जैसे कि डू यू ऑफ्टन फील नर्वस इन पब्लिक प्लेसेस, डज योर हार्ट रेस ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल इवेंट्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब क्या है, ये एंजाइटी को ही मेजर कर रहा है। सुपरफिशियल लेवल पर देख करके आप लगा सकते हैं पता। ठीक है। कोई भी कह सकता है कि एंजाइटी को ही मापता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये फेस मतलब कि सही हो। यहाँ पे क्या है कि फेस वैलिडिटी हाई है क्योंकि आपने उस चीज को देख करके उसके बारे में अंदाजा लगा लिया। ठीक है। और यह जो होता है फेस वैलिडिटी सब्जेक्टिव होती है, साइंटिफिकली मापी नहीं जा सकती। इस चीज को साइंटिफिकली नहीं मापी जा सकती, सब्जेक्टिव होती है। तो एक तरीके से इस चीज को याद रखिएगा कि सब्जेक्ट वैलिडिटी जो होती फेस वैलिडिटी जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है, साइंटिफिकली मापी नहीं जाती इस चीज को। ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइस नॉर्म्स की। हम लोगों ने रिलायबिलिटी को भी डिस्कस कर लिया है, वैलिडिटी को भी डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करते हैं हम लोग नॉर्म्स की। नॉर्म क्या होता है? नॉर्म्स बताती है कि किसी व्यक्ति का टेस्ट स्कोर पॉपुलेशन में कहां स्टैंड कर रहा है, क्या एग्जिस्टेंस उसका है। ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं कि किसी ग्रुप की एवरेज स्कोर जितने इंडिविजुअल स्कोर की तुलना की जा सकती है कि नहीं। ठीक। अब यही एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए एज नॉर्म्स,
उम्र के हिसाब से एवरेज स्कोर कितना है, ठीक है। जैसे मान के चले 6 ईयर ओल्ड की IQ रेंज कितनी है, ठीक है। और मतलब जनरली एवरेज कितना आता है, ठीक। इन ग्रेड नॉर्म्स हैं, शिक्षा स्तर के अनुसार क्लास 10th स्टूडेंट का एवरेज स्कोर कितना जा रहा है। परसेंटाइल नॉर्म्स के नाम से मतलब की टाइप्स होता है, जिससे प्रतिशत मतलब होते हैं लोग उस स्कोर से नीचे हैं 10th में 90th परसेंटाइल यानी कि टॉप 3% के जो लोग इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये लेक्चर की एंडिंग के, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने गाइस डिस्कस कर लिया है कि टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशंस क्या होते हैं, और इसके अंतर्गत बेसिकली 3 कंपोनेंट आते हैं। पहला होता है रिलायबिलिटी, दूसरा वैलिडिटी एंड तीसरा जो होता है वो होता है नॉर्म्स। चौथा कभी कभी ऑब्जेक्टिविटी आ जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि टेस्ट निष्पक्ष होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, रिसर्चर के पर्सनल ओपिनियन से कि उससे फ्री होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो ये होता है आपका टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन। अब अगले एपिसोड में हम लोग हाई स्कोरर एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेंगे कि कैसे कैसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक के लिए कीप साइनिंग गाइस, बाय बाय।